कर लीजिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू। कुछ भी अगर प्रश्न पूछा जाएगा तब आप रेज हैंड कीजिएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, ठीक है। अभी आप चैट बॉक्स में लिखिए, अभी आप कोई भी गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगा। ओके ओके। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी खुश और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम सपना सिंह और मैं आप सभी का बीएमसी ऑनलाइन पोर्टल में स्वागत करती हूँ। आज हम 6वीं कक्षा के हिंदी विषय में से दूसरी इकाई का एक घटक पढ़ेंगे, ठीक है। परंतु घटक शुरू होने से पहले मैं आप सभी से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी, ठीक है। आप अपना रेज हैंड करके उत्तर दे दीजिएगा। अभी मेरा पहला प्रश्न है कि आप मुझे यह चित्र देखकर कुछ ऐसे खेलों के नाम बताइए जो हम अपने घर से बाहर खेलते हैं। आपको चित्र दिखाई दे रहा है? क्रिकेट, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, क्रिकेट। आप एक एक करके उत्तर देंगे, सब उत्तर आप एक साथ नहीं देंगे, ठीक है। बैडमिंटन, वेरी गुड। क्रिकेट और फुटबॉल, हॉकी, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों, बस बस बहुत अच्छे, बस। लूडो। अभी आप मुझे कुछ ऐसे खेलों के नाम बताइए टीचर आपका म्यूट हो गया। घर में खेलते हैं। आप लूडो के लिए इस चित्र की सहायता ले सकते हैं। चेयर, हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे, चेस, कैरम, लूडो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है। अभी कैरम, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अभी आप मुझे कुछ टेबल टेनिस, वे बहुत अच्छे। अभी आप मुझे कुछ ऐसे खेल या तो फिर एक्टिविटी जो हम अपनी कक्षा में टीचर के साथ करते हैं, ऐसे कुछ खेलों के नाम बताइए। फूड एक्टिविटी, अंताक्षरी, अंताक्षरी, बहुत अच्छे। और फूड एक्टिविटी, वेरी गुड। और एक्टिविटी, आपको तो बहुत जानकारी है। और नाम बताइए। ड्राइंग करते हैं, चित्र बनाते हैं, राइटिंग, राइटिंग करते हैं, लिखने की एक्टिविटी करते हैं। हाँ, बहुत अच्छे। टीचर आपसे कुछ प्रश्न पूछने का भी खेल खेलते हैं क्या? यस यस, उसे हम क्या कहते हैं? ओरल टेस्ट, ओरल टेस्ट, या फिर और कुछ? सोचिए सोचिए। आप सभी अपना माइक अनम्यूट करके नहीं रखेंगे। आप रेज हैंड करेंगे, फिर जिसका नाम लिया जाएगा फिर आप अपना अनम्यूट करेंगे, ठीक है। वेरी गुड, आप बहुत अच्छे हैं, तुरंत आप बात मान लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि क्या आपके टीचर कुछ प्रश्न पूछने का भी कुछ खेल खेलते हैं, जिसे आप किसी ने ओरल टेस्ट कहा, और क्या उसे बोलते हैं? सोचिए सोचिए। बताइए, और कौन से खेल जो आपकी टीचर, आपकी शिक्षिका आप कक्षा में आपके साथ खेलते हैं? बोलिए। प्रश्न मंजूषा,
जिसे हम क्विज कहते हैं। क्वेश्चन आंसर्स भी। क्वेश्चन आंसर्स भी, बहुत क्वेश्चन अच्छे आंसर बच्चों। एक्टिविटी। हाँ, तो ये सभी जो चीजें हैं, ये सभी जो खेल हैं, ये हम अपनी कक्षा में खेलते हैं। अंताक्षरी खेलते हैं, बूझो तो जाने खेलते हैं, पहेलियां भी, रिडल्स भी खेलते हैं ना। टीचर कुछ पूछती है रिडल, कुछ पहेली पूछती है, फिर हमें सोचना पड़ता है कि अरे इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो आज हम अपने क्या तुम जानते हो पहेलियां, ये घटक पढ़ने जा रहे हैं अपने हिंदी विषय में के दूसरी इकाई में से। ठीक है बच्चों। कैरी ऑन मैम। आपको ये सब स्लाइड दिखाई दे रही है? यस मैम। ओके, ठीक है बच्चों। तो आज हम अपने ऑनलाइन शिक्षण विभाग के ऑनलाइन शिक्षा में क्या तुम जानते हो छठवीं कक्षा की और पहेलियां के घटक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आज का सुविचार देख लेते हैं। कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। ये जो पंक्ति है हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जब तक हम कोई चीज जीत नहीं लेते तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों। क्या तुम जानते हो कि दूसरी इकाई का जो हमारा घटक है, ये सामान्य रूप से सामान्य ज्ञान पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर पर आधारित है। ठीक है, ये जो सामान्य विज्ञान है ये क्या है? ये सामान्य विज्ञान उस चीजों को अपने में घेरा हुआ है जो कि कुछ नए शोध हुए हैं, कुछ स्रोत है, कुछ इतिहास की चीजों पे घटित घटनाओं के ऊपर है, कुछ आज के वर्तमान समय में होने वाले नए नए शोधों के ऊपर है, किसी व्यक्ति पर आधारित, ऐसे हर चीजों के ऊपर जो हमारे जीवन में है और जो नई नई चीजें होती रहती हैं उन सब पर आधारित है। और उन पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो होता है सामान्य विज्ञान। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या तुम जानते हो? अभी हम अपना घटक शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पहला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? आप किसी को पता है? ठीक है, हम देख लेते हैं कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? मुंबई। मुंबई, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। ये जो है हमारा ही शहर है मुंबई, जो कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। ये आमची मुंबई, हमारा मुंबई। अभी हम इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त रूप से जानकारी देख लेते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित मुंबई, जिसका पहले का नाम था बम्बई, भारतीय राज्य महाराष्ट्र की राजधानी है। इसकी अनुमानित जनसंख्या 3,29,00,000 है, जो देश की पहली सर्वाधिक आबादी वाला नगरी है, जो कि हमारे देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला मतलब जनसंख्या वाला शहर है। इसका गठन लावा निर्मित 7 छोटे छोटे द्वीपों द्वारा हुआ है एवं यह पुल द्वारा प्रमुख भूखंड के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो शहर वो कौन सा है? वो है हमारा मुंबई, आमची मुंबई।
ठीक है बच्चों, अभी हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। अभी देखिए, विश्वविद्यालय आप सभी जानते हैं, जो बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं उनके बारे में ये प्रश्न पूछा गया है। लेकिन ये विश्व का मतलब हमारे पूरे विश्व में से, हमारे ये जो पूरी जितने भी देश हैं उन सबको मिला के जो विश्व बना है, इसमें जो प्रथम, जो सबसे पहला जो विश्वविद्यालय था वो कौन सा है, इसके बारे में चर्चा की है। भारत का प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये जो है प्रथम विश्वविद्यालय है बच्चों। ये आप हमेशा ध्यान में रखिए कि ये जो है हमारे भारत का जो प्राचीन तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है, ये प्रथम विश्वविद्यालय है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी देख लेते हैं। बच्चों, ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये पुराने समय में जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था, इसकी ये चित्र है। आपको जान के शायद हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय, जिसे हम यूनिवर्सिटी कहते हैं, प्राचीन भारत के तक्षशिला में बनाया गया था, जो अब पाकिस्तान के पंजाब में चला गया है। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 2700 साल पहले तक्षशिला में हुई थी। 600 बीसी और 500 एडी के बीच तक्षशिला विभाजन से पहले प्राचीन भारत में गांधार के राज्य में था, लेकिन अब तक्षशिला विभाजन के बाद पंजाब पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में है। आपको समझ में आ गया बच्चों कि ये जो विभाजन के पहले का था, जो कि ये विभाजन के बाद अब ये पहले जो था, जो कि अब पाकिस्तान के पंजाब में चला गया है, मतलब विभाजन के बाद ये बट गया है। तक्षशिला विश्वविद्यालय ने विभिन्न क्षेत्रों में 60 पाठ्यक्रमों की पेशकश की। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शामिल होने के लिए छात्र की न्यूनतम आयु 16 वर्ष निर्धारित की गई थी, कि मतलब 16 वर्ष कम से कम उसकी उम्र होनी ही चाहिए। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था। आप मुझे यस करके बता दीजिए। यस। ओके बेटा, थैंक यू। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमारा तीसरा जो प्रश्न है वो है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। कि ऐसा एक दिन है जो कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो ये अब कौन सा दिन है वो अब हम देख लेते हैं। ये है 8 मार्च। हर साल की 8 मार्च को हम अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए इस दिन को महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पे मनाया जाता है। उत्सव के मतलब ऐसे त्योहार के रूप में, फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। अभी ये जो चित्र है, ये अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की को प्रकट करने के लिए यह एक चित्र है। और ये जो चित्र है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 1914 को दर्शाता हुआ एक जर्मन पोस्टर है। ये जो पोस्टर है ये जर्मन में किया गया था, जर्मन देश का पोस्टर है ये। और ये कौन से साल में इसको प्रदर्शित किया गया था, 1914 को। मतलब 1914 में जब ये 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, तो वो साल ये पोस्टर जर्मन में बनाया गया था। ठीक है बच्चों, अभी देखिए उसमें कैसे एक औरत है और मतलब एक शान दिखा रही है। तो वो ये जो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है, लोग ये महिलाओं के प्रशंसा, प्यार, सम्मान, रिस्पेक्ट को दिखाने के लिए ये बनाया गया था। और ये इसके लिए हम ये हर साल 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अभी जो हमारा चौथा प्रश्न है वो है विश्व का सबसे बड़ा जीव कौन सा है। मुझे लग रहा है कि मेरे किसी बच्चों में से पता होगा किसी को।
हाँ, वेरी गुड बेटा, ब्लू व्हेल। धरती का सबसे बड़ा जीव वो कौन है? ब्लू व्हेल। अभी थोड़ी सी इसकी हम जानकारी भी देख ही लेते हैं। जब तुम हाथी ऊंट को देखते हो तो सोचने लगते हो वाह इतना बड़ा जानवर, लेकिन आज हम बता रहे हैं कि धरती के सबसे बड़े जानवर के बारे में। इसका नाम है ब्लू व्हेल। यह मछली समुद्र में रहती है। ये कहाँ रहती है? पानी में रहती है, समुद्र में रहती है। उसकी लंबाई 110 फीट तक होती है। उसका वजन 1,80,000 किलोग्राम तक हो सकता है। उसके शरीर में 7,000 किलोग्राम तक रक्त होता है, मतलब ब्लड होता है। जब यह जीव महासागरों में घूमता है तो बड़े बड़े पनडुब्बी जहाज इसको देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं, मतलब डर के वो अपना दूसरे रास्ते से चले जाते हैं। शायद तुम आश्चर्य कर रहे हो कि इतना बड़ा जीव। हाँ, यह धरती पे पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव है। समुद्र में तरह तरह की बड़ी मछलियां रहती हैं, लेकिन ब्लू व्हेल उन सबसे विशाल है, सबसे बड़ा है। अपनी स्लिम लंबाई के कारण यह काफी सुंदर भी लगता है। ये तो आपने देखा ही होगा, अब आपने चित्र देखे होंगे, नेट वगैरह पे देखा होगा, इसका चार्ट देखा होगा कि ब्लू व्हेल जो मछली है सच में बहुत ही सुंदर दिखती है। यह भी दिलचस्प है कि नर ब्लू व्हेल मादा से थोड़ा छोटा होता है, मतलब जो इसका जो नर होता है, मतलब जो मेल होता है वो मादा से मतलब फीमेल वाले से थोड़ा छोटा होता है। ठीक है बच्चों, अभी हम आगे देखते हैं। हमारा जो 5वां प्रश्न है वो है किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं? मैं आशा कर रही हूँ किसी को कुछ इसके बारे में थोड़ी जानकारी होगी, तो आप यस करके बताइए मुझे। है किसी को जानकारी? ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो हम देख लेते हैं कि आखिर किस शुक्र ग्रह को, वेरी गुड, कि किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं। तो ये है अपना हमारा शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहते हैं। अभी भोर का तारा, ये देखिए इसका आप चित्र देख लीजिए, भोर का तारा ये देखिए कितना सुंदर दिखता है। और सौर मंडल के 9 ग्रहों में शुक्र का महत्व अधिक है। आकाश में शुक्र ग्रह को आसानी से देखा जा सकता है। इसे संध्या और भोर का तारा भी कहते हैं, मतलब इसका एक और नाम हमें मालूम पड़ रहा है कि इसे संध्या तारा भी और भोर का तारा भी कहते हैं, क्योंकि इस ग्रह का उदय आकाश में या तो सूर्योदय के पूर्व या संध्या को सूर्यास्त के पश्चात होता है, या तो पहले हो जाएगा या तो बाद में होता है। आकाश में सबसे तेज चमकदार तारा शुक्र ही है, मतलब सोचिए कि ये इतना तेज चमकता है। ज्योतिष और वैज्ञानिकों का मानना है कि शुक्र की किरणों का हमारे शरीर और जीवन पर अकाट्य प्रभाव पड़ता है, मतलब बहुत तेज प्रभाव पड़ता है। ठीक है बच्चों, आप हमेशा ध्यान रखिए, संध्या तारा या तो भोर का तारा किस ग्रह को बोला जाता है? शुक्र ग्रह को बोला जाता है। ठीक है, अभी हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय मानक समय किस शहर में माना जाता है? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय मानक समय, मतलब उसका जो समय है किस शहर का माना जाता है, मतलब एकदम सही किस शहर का माना जाता है? तो ये है हमारा इलाहाबाद। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। इसे माना जाता है भारत का राष्ट्रीय मानक समय, इलाहाबाद शहर में माना जाता है, मतलब इस शहर का ये राष्ट्रीय मानक समय माना जाता है। ठीक है,
अभी हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय मानक समय इलाहाबाद शहर में माना जाता है। भारतीय मानक समय IST की स्थापना 1 सितंबर 1947 को हुई थी। भारतीय मानक समय के लिए 82.30 पूर्वी देशांतर को आधार बनाया गया है, जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। नैनी जो है बच्चों, ये इलाहाबाद के एकदम सटा हुआ एक शहर है नैनी, यहाँ से गुजरती है। के समय को मानक समय माना गया है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? अब हमेशा ध्यान में रखिए कि इसकी स्थापना 1 सितंबर 1947 को हुई थी। ठीक है, और ये जो समय है ये देशांतर को आधार बनाया गया, जो कि कौन से शहर से होकर गुजरती है? नैनी शहर से होकर के गुजरती है। ठीक है बच्चों, आप सभी को यहाँ तक सभी चीज समझ में आ गई? आपको कुछ भी समस्या है? अगर कुछ समस्या होगा तो हम वापस एक बार देखेंगे। नो टीचर, नो डाउट। ओके बेटा, थैंक यू। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि आज जो हमारा जो विषय है, हम KBC खेल रहे हैं, कौन बनेगा करोड़पति। तो आज हम अभी अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि है हमारा 7वां प्रश्न। भूभाग की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भूभाग मतलब जमीनी तौर पे, कि हमारे भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य स्टेट कौन सा है? किसी को जानकारी है इसके बारे में? है किसी को जानकारी? राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और गोवा सबसे छोटा राज्य है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आपको बहुत अच्छी जानकारी है इसके बारे में, वेरी गुड। ये देखिए, ये जो चित्र है ये है राजस्थान का, जो आपको थोड़ा सा नारंगी जैसा दिखाई दे रहा है। और ये जो दूसरा जो चित्र है वो है गोवा का। ठीक है, और भूभाग की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और साथ ही में भूभाग की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। ठीक है बच्चों, अब थोड़ी सी संक्षिप्त एक जानकारी भी हम देख लेते हैं। अभी जैसे कि हमारा सवाल था कि भारत में सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जो कि देश के पश्चिम भाग में स्थित है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, जिसका क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का, अभी देखिए, अभी हमने ये सिर्फ क्षेत्रफल मतलब भूभाग की दृष्टि से देखा, तो सबसे बड़ा राजस्थान है और जो सबसे छोटा है वो है गोवा है। और इसका क्षेत्रफल भी हमने देख लिया कि जो सबसे बड़ा जो राजस्थान है उसका 3 लाख में आ रहा है, और जो यहाँ पर जो गोवा का जो सबसे छोटा है वो 3,000 में आ रहा है। ठीक है, 3,702 में। अभी अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें, जनसंख्या मतलब आबादी की दृष्टि से देखें, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसकी जनसंख्या लगभग 20 करोड़ 42 लाख है। और सबसे छोटा जो है जनसंख्या की दृष्टि से हमारे भारत का राज्य वो है सिक्किम। ठीक है, अभी हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो है 8वां प्रश्न। भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा था? आप सभी को पता है संविधान, जिसमें हमारे हक, अधिकार, हमारी ड्यूटीज, हमारी जिम्मेदारियां, सारे कानूनी हक, कानूनी चीजें, सब कुछ वहां पे
बताई गई हैं। तो भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा था बच्चों? अभी देखिए संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। हाँ, वेरी गुड। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। इसे तैयार करने में 284 मेंबर ने काम किया था। मेंबर मतलब सदस्यों का एक समिति, सदस्यों की समिति गठित की गई थी। तो वो उसमें जो कुल मिला के 284 मेंबर्स सदस्य ने काम किया था। तो भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा था बच्चों? भारत का संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन मतलब लगभग 3 साल का समय लगा था। ठीक है, आप हमेशा ध्यान में रखिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, जिसे लगभग 3 साल माना जाता है। अभी देखिए, ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि हमारी जो किताब है उसका एक चित्र है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जयंती के रूप में 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस मनाया गया। ठीक है, आप सभी को पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही जो थे वो जो मुख्य कार्यकर्ता थे, मुख्य थे ये संविधान बनाने के लिए। और उनकी जो 125वीं जयंती जब आई तो 26 नवंबर कौन से वर्ष में आई? 2015 में। तो तब से संविधान दिवस मनाया गया मतलब मनाना जाना शुरू किया गया। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया। समर्पित मतलब उन्हें सौंप दिया। गणतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 से संविधान अमल में लाया गया। अमल मतलब तब से उसे अपने हर एक कामों में उसका उपयोग लाना शुरू कर दिया। अमल मतलब उस पर विचार विमर्श होना शुरू कर दिया गया था। ठीक है बच्चों, कब से? 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, आपको ये यहाँ तक आपको सब समझ में आ चुका है? कुछ भी समस्या है आपको? आप मुझे यस करके बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा जो 9वां जो प्रश्न है वो है भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अच्छा बच्चों, आप मुझे बताइए, आपको इसके बारे में तो जरूर जानकारी होगी कि हमारे भारत में कुल मिला के कितने राज्य हैं? 29 राज्य है। ठीक है, 36। अभी देखिए जो आप 36 बोल रहे हैं उसको मतलब विभाजित किया गया है। कैसे? भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित मतलब जिसे हम इंग्लिश में यूनियन टेरिटरीज कहते हैं, वो है भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। कि भारत में कितने राज्य हैं, तो उसका जवाब होगा कि भारत में 28 राज्य हैं। ठीक है बच्चों, आप 36 एक साथ मत बोलिए। उसमें कैसे आपको कहना है कि भारत में कुल मिला के 28 राज्य है और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो है कि भारत में कुल मिला के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे भारत का मैप भी है और उसमें सभी कुल मिला के जो हमारे जितने भी राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उन सभी का यहाँ पे नाम दिया गया है। अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर
एक संक्षिप्त रूप में। अभी देखिए, भारत के राज्य आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। अभी देखिए, यहाँ पे जो केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन एंड दीव, दिल्ली जो कि हमारी राज्य की राजधानी है हमारे देश की, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, ये जो नया जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश में ये नया शामिल हुए हैं, लक्षद्वीप और पौंडीचेरी। ये जो है हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जो ऊपर की जो मैंने नाम जो पढ़े वो सारे हैं हमारे भारत के राज्य। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि भारत में बच्चों कितने राज्य हैं, तो आपको क्या कहेंगे? कुल मिला के कितने राज्य हैं? फटाक से इसका जवाब दीजिए। भारत में हमारे कुल कितने राज्य हैं? 28। भारत में हमारे कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य और हाँ, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वेरी गुड। और कुल मिला के 8 केंद्र शासित। अभी जो हमारा आखिरी जो प्रश्न आ रहा है वो है कि विश्व में सबसे ऊंचाई पर कौन सी सड़क है? मतलब हमारे विश्व में सड़कें तो बहुत सारी हैं, पर सबसे ऊंचाई पर कौन सी सड़क बनी हुई है जिसे बहुत पहाड़ों को और काट काट के बनाया गया है, पत्थरों को हटा हटा के बनाया गया है। तो ऐसे विश्व में सबसे ऊंचाई पर कौन सी सड़क है बच्चों? आइए हम देख लेते हैं। ये है हमारे लेह मनाली का सड़क जो है वो जो सबसे ऊंचाई पर है। तो इसका जो उत्तर होगा कि विश्व में सबसे ऊंचाई पे कौन सी सड़क है, तो विश्व में सबसे ऊंचाई पर लेह मनाली की सड़क है। आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि मनाली में जो लेह जो सड़क है वो सबसे ऊंचाई पर बनाई हुई सड़क है। आप अगर ये जो बीच वाला जो चित्र अगर देख रहे हैं तो उसमें देखिए कि किस तरीके से सारी गाड़ियां एक के पीछे एक लगी हैं। ये जो रास्ता है बच्चों, ये ऊपर ऊपर गोल 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 की तरह ये ऊपर जाता है। और ये बहुत ही थोड़ा सा डरावना भी लगता है, पर डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। बट अगर आप दूर से इन रास्तों को, इन सड़क को देखेंगे तो थोड़ा सा डराना लगता है। ठीक है, अभी इसके बारे में थोड़ी सी देखिए जानकारी देखिए। अभी पहला जो आप चित्र देख रहे हैं उसमें देखिए रास्ता कितना पतला पतला दूर से दिखाई दे रहा है। और जो अगर दूसरा चित्र देख रहे हैं तो देखिए कैसे गाड़ियां जा रही हैं, बीच में से बस है, ट्रक है, देख रहे हैं। तो ये ऐसे गोल 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 पूरा ऊपर की तरह गया हुआ है। तो अभी देखिए इसका देख लेते हैं कि विश्व में सबसे ऊंचाई पे कौन सी सड़क है। तो देखिए विश्व की सबसे ऊंची सड़क लेह मनाली जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वह विश्व की सबसे ऊंची सड़क है, जो हिमाचल प्रदेश से मनाली हाईवे की में बनाया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया? सब पूरे 10 के 10 प्रश्न के उत्तर आपको समझ में आ गए? कुछ आपको समस्या है? नो मिस। ओके, तो अभी बच्चों अभी हम थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं और हम अभी चलो हम लोग भी खाना अभी हम पहेलियां देखेंगे। ठीक है, तो ये जो पहेलियां हैं वो जो है हमारा जो ब घटक है वो है पहेलियां। तो उसके बारे में हम एक जानकारी देखेंगे। अभी आप मुझे फटाफट, अगर आपको इसका उत्तर आ रहा है तो आप मुझे फटाफट करके इसका उत्तर देंगे। जल में थल रहता, वर्षा ऋतु का गायक, कहो कौन टर टर करता, इधर उधर फुदक फुदक। मुझे लग रहा है कि ऐसे आप लोगों में से किसी, हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा।
मेंढक जल में थल रहता, वो पानी में भी रह जाता है और बिना पानी के बाहर भी, थल में भी रह जाता है। वर्षा ऋतु का गायक, जहाँ बहुत बारिश होती है तो देखिए उसकी आवाज हमें सुनाई देती है। कौन कहो टर टर करता, उसकी आवाज भी टर टर ऐसे आवाज आती है। और इधर उधर फुदक फुदक, मतलब जब देखो वो फुदकता रहता है। तो इस पहेली का उत्तर है मेंढक। अभी जो हमारी दूसरी पहेली है वो है मिट्टी धूप हवा से भोजन, वह प्रतिदिन ही लेता है, कहो कौन जो प्राण वायु संग छाया भी हमको देता है। मिट्टी धूप हवा से भोजन, मतलब उसका जो भोजन वो क्या है, मिट्टी धूप हवा से लेता है, वो प्रतिदिन ही लेता है, डेली लेता है, रोज रोज लेता है। वेरी गुड। पेड़, पेड़ जो है वो मिट्टी धूप से भोजन लेता है, जो प्राण वायु संग हमें छाया भी देता है, मतलब जो हमें सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो भी हमें देता है, हमें छाया भी देता है, बट खुद का भोजन मिट्टी धूप हवा से लेता है। तो उसका इस पहेली का उत्तर है वृक्ष, मतलब पेड़। अर्ध चक्र और सतरंगी, नभ में बादल का संगीत, कहो कौन जो शांत मनोहर, 6 रंग है जिसमें नारंगी। इसका तो चित्र ही सामने, रेनबो, रेनबो। हाँ, अभी आप बताइए रेनबो को हिंदी में क्या कहते हैं? नो टीचर। तो इसे कहते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष। इंद्रधनुष क्या कहते हैं? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष। अर्धचक्र और सतरंगी, नभ में बादल का संगीत, कहो कौन जो शांत मनोहर, एकदम शांत रहता है, नभ में मतलब बादल में संगीत की तरह दिखाई देता है, जो आधा है सब बट सतरंगी है। सतरंगी मतलब सब 6 रंग एक है, मतलब एक 6 रंग है लेकिन जिसमें एक नारंगी भी आता है। तो इसका जवाब क्या है? इंद्रधनुष। ठीक है, अभी बात है आगे बढ़ने की। अभी मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगी, आपको सोच के इसका जवाब देना है। ठीक है बच्चों, अभी पहला जो प्रश्न है कि वर्ष 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? कभी आपने टीवी में, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, बताइए, पता है आपको? आपको ये तो पता है कि पद्म विभूषण एक बहुत बड़ा सम्मान है जो कि लोगों को दिया गया है। कुछ अच्छा, मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। अभी हम लोग कौन बनेगा करोड़पति खेलते हैं। क्या 11 लोगों को सम्मान दिया गया था, या 7 लोगों को सम्मान दिया गया था, या 5 लोगों को सम्मान दिया गया था, या 16 लोगों को सम्मान दिया गया था? क्या लगता है आपको, बताइए कितने लोगों को सम्मानित किया गया था? कोई बात नहीं, इसका उत्तर मैं आपको बताती हूँ कि वर्ष 2020 में कुल मिला के 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है बच्चों, आप हमेशा ध्यान रखिए कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? 7 लोगों को। ठीक है, अच्छा, अभी दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म किस वर्ष में हुआ था और किस दिन? ये तो आपको पता होगा। 5 सितंबर 1888। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड बेटा। 5 सितंबर 1888 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। तो आपको पता है कि इसीलिए 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है?
किस रूप में मनाया जाता है 5 सितंबर? टीचर्स डे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्मदिन पर मनाया जाता है। हाँ, लेकिन किस रूप में मनाया जाता है? टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अभी जो तीसरा प्रश्न है कि नवंबर में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन पे विश्व निमोनिया मतलब वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया जाता है? वो नवंबर की ही कोई नंबर है जो कि नवंबर महीने में ही आता है। आपको पता है? 12 नवंबर। हाँ हाँ बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। अभी कुछ पहेलियां हैं जिसका आपको सोच विचार करके उत्तर देना है। आते जाते पैर को छूता, पैर को छूकर सभी को बिठाता, सबको थोड़ा थोड़ा डराता, बोलो जल्दी मैं हूं कौन? बताइए कौन हो सकता है? आते जाते पैर को छूता, पैर को छूकर सभी को बिठाता। थोड़ा सा हिंट दूं, मतलब जो पैर में ना चुभ जाता है और चुभने से फिर हम सब बैठ जाते हैं। काटा। वेरी गुड, काटा। इसका उत्तर है काटा। अभी दूसरा है, 4 पैरों वाला हूं मैं, छोटा लेकिन प्यारा हूं मैं, मुझ पर बैठकर आराम फरमाते, मेरे पीछे सब कोई भागे। घोड़ा। नहीं बेटा। टीचर चारपाई। आप उत्तर के एकदम नजदीक पहुंच चुके हैं बेटा। मिस थोड़ा सा हो कुर्सी। सकता। कुर्सी। हाँ, कुर्सी, कुर्सी, वेरी गुड, कुर्सी। 4 पैरों वाला हूं मैं, छोटा लेकिन प्यारा हूं मैं, मुझ पर बैठकर आराम फरमाते, मेरे पीछे सब कोई भागे। इसका उत्तर है कुर्सी। अभी तीसरा, राष्ट्रपिता है उनका नाम, सब कोई करते उन्हें सलाम, आजादी का दिया वरदान, जल्दी बोलो उनका नाम। उन्हें हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं और सब उन्हें सलाम भी करते हैं। उन्होंने आजादी। महात्मा गांधी जी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी वेल डन, महात्मा गांधी जी। ठीक है बच्चों, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पहेलियां तुरंत सुलझा ली। अभी ये है आपका होमवर्क, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आप अपनी हिंदी के कॉपी में लिख करके रखिए। और ये है पहेलियां, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको सभी ये सामान्य ज्ञान पे आधारित प्रश्न समझ में आ गए होंगे और उनके बारे में जानकारी भी मिल गई होगी, और साथ ही साथ पहेलियों के बारे में भी जानकारी मिल गई होगी कि हमें पहेलियां कैसे सुलझानी चाहिए। अभी आपको कोई समस्या है, कुछ प्रश्न है, कि आपको सब समझ में आ गया? आप मुझे अपना थम्स अप दिखा सकते हैं, अगर आपको सब समझ में आ गया है तो मुझे थम्स अप दिखाइए। वेरी गुड, ठीक है।
तो अभी हमारा यहीं पे कक्षा समाप्त होती है। हम अगले कक्षा में फिर से मिलेंगे। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।